नमस्कार। हमारे जीवन में माँ एक अहम भूमिका निभाती है और ये हमारी संस्कृति की गहराई है कि हम धरती में और उससे उपजी नदियों में, पौधों में माँ को खोज ही लेते हैं। ऐसे में हिंदी भाषा को माँ का आराध्य प्राप्त है और ये मेरा सौभाग्य है कि माँ के उस कर्मठ बेटे का मुझे भी सानिध्य प्राप्त है। हृदय से कवि और व्यवसाय से कंप्यूटर सलाहकार अनूप भार्गव जी का जन्म राजस्थान में हुआ। आपकी रुचि बचपन से ही हिंदी साहित्य और विशेषकर कविता में रही। एक तकनीकी सफ़र जो बिट्स पिलानी से शुरू हुआ, आईआईटी दिल्ली से होता हुआ अमेरिका पहुंचा। वह सफ़र अभी भी अनवरत जारी है। देश छूटता है पर माँ का आलिंगन नहीं छूटता। भाषा का परचम विदेश में लहराने का प्रयास अनूप जी बहुत वर्षों से अथक परिश्रम के साथ करते जा रहे हैं। अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं और अनेक संस्थाओं की स्थापना भी की है। आपने 2007 में न्यूयॉर्क में होने वाले 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह सम्मेलन की केंद्रीय आयोजन समिति के सदस्य रहे। अकादमिक सत्र में हिंदी के विकास में तकनीकी योगदान दिया, पर अपना आलेख प्रस्तुत किया और कवि सम्मेलन में भी भाग लिया। यह सफ़र जिसके निशान अगर मुड़कर देखें तो साफ दिखाई देते हैं, वही निशान आज युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते कदमों की इन पदचाप को हम आसानी से सुन सकते हैं। और अगर अनूप जी के मन को मैं अगर पढ़कर अपनी पंक्तियों में समेटने की कोशिश करूं, तो अनूप जी शायद यही कहना चाह रहे हैं कि मंजिलों की चाह नहीं है मुझे, मंजिलों की चाह नहीं है मुझको, सफ़र खत्म ना हो ये इत्मीनान रहे। चलिए कुछ इन महत्वपूर्ण मील के पत्थरों पर रोशनी डालें। अनूप जी ने 2093 में ई कविता व ई चिंतन समूह की स्थापना की। 2007 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उन्हें भारत से बाहर हिंदी के योगदान के लिए विदेश प्रसार समिति सम्मान से सम्मानित किया गया। 2007 से 2011 तक वह इंटरनेट पर सबसे बड़े कविता संग्रह कविता कोश से जुड़े रहे। 2015 में उन्हें भोपाल में संपन्न हुए 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया। और ये द लिस्ट गोज ऑन। जितना अनूप जी के बारे में बताया जाए उतना ही कम है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं टच करना चाहूँगा, 2014 में उन्होंने जिलमिल अमेरिका की स्थापना की। जिलमिल एक संस्था है जिसका उद्देश्य सिर्फ दो शब्दों में समेटा जा सकता है, आर्ट मैटर्स। और जैसा कहते हैं ना कि अनूप जी जिस हिसाब से अपने कार्य में अनवरत और सार्थक प्रयास करते जा रहे हैं, मैं अनूप जी को आमंत्रित करना चाहूँगा ताकि वो इस कार्यक्रम की बागडोर संभालें और गीत भाई के साथ अपने बातचीत को आगे बढ़ाएं। अनूप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, इतने अच्छे परिचय के लिए। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो तो गीत भाई पे केंद्रित है और मुझे खुशी है और मुझे एक सम्मान सा लग रहा है मुझे कि आज मैं गीत भाई से बातचीत करूंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये एक औपचारिक साक्षात्कार ना होकर हम इसे एक आपसी बातचीत की तरह इसको हम रखना चाहेंगे। तो कैथी, ये आप इसका जो फोकस है वो चेंज कर सकती हैं? तो ये जो बातचीत है हम एक बिल्कुल अनौपचारिक रूप में रखेंगे और गीत भाई को जानने की इच्छा होगी। उनके कुछ ऐसे पहलुओं को हम खोजने की कोशिश करेंगे जो अक्सर आपको साक्षात्कार में शायद ना दिखाई दें। तो सबसे पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैं गीत चतुर्वेदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनसे मिलना कभी नहीं हुआ, लेकिन उनकी कविताओं को, उनकी छोटी-छोटी कविताओं को जो मुझे सूक्तियों की तरह लगती हैं, उन्हें मैं फ़ेसबुक पे पढ़ा है, उनकी कविताओं को पढ़ा है, उनकी कई अन्य विधाओं को जिसमें उन्होंने लिखा है, उनको पढ़ा है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गीत मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो बातचीत में शायद मैं उन्हें तुम भी कहूँ, लेकिन
उसमें, उस तुम में आपको समाहित समझा जाए। तो बस इसी उसके साथ हम शुरू करते हैं। तो एक जो औपचारिक परिचय जो होना चाहिए वो मैं गीत गीत चतुर्वेदी जी का मैं देना चाहूँगा। तो गीत भाई ने शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें ना लिखा हो। कविताएँ तो लिखते ही हैं, कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखी हैं, और इससे बढ़कर मैं कहूँगा एक बात जो उन्होंने की है, जो कि अक्सर भारतीय लेखकों में नहीं देखी जाती, वो है उनका गहन अध्ययन। और वो अध्ययन भी जो है, वो एक, मैं थोड़ा-सा इसमें माफ़ी चाहूँगा, ये कैथी, आप इसका जो फ़ोकस है, मुझे संदीप ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब ये बेहतर हो रहा है। हाँ, गीत दिख रहे हैं। या धन्यवाद। तो जो गीत भाई ने जो अध्ययन किया है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। और वो अध्ययन भी न केवल भारतीय लेखकों का, बल्कि हिंदी के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय अन्य भाषाओं के लेखकों का जो गहन अध्ययन और समझ गीत भाई में जो दिखाई देती है, वो एक दुर्लभ बात है। तो यहाँ मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा। और अब कुछ उनके जो पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं, उनके बारे में भी बातचीत की जाए। तो सबसे पहले तो कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, जो कि जहाँ तक मेरी समझ है एक बहुत ही सम्मानजनक और बड़ा पुरस्कार है, वो गीत भाई को मिला है। उसके अलावा उन्हें स्पंदन कृति सम्मान, वाग्धारा नवरत्न सम्मान और कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, वो भी एक बहुत सम्माननीय सम्मान है, वो उन्हें मिला है। शैलेश मटियानी कथा सम्मान उन्हें मिला है। और सम्मानों की जो श्रृंखला है वो इतनी लंबी है कि अगर मैं संक्षेप में कहूँ कि शायद ही कोई पुरस्कार ऐसा बचा हो जो गीत भाई को ना मिला हो, तो वो कहना पर्याप्त होगा। उनकी जो कविताएँ हैं, उनकी जो लेख हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, वो 22 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं। और उन्हें अ, जिसको कहना चाहिए कि दुनिया के हर कोने से उन्हें प्यार मिला है, सम्मान मिला है। तो अब हम बीच-बीच में बताते जाएँगे गीत भाई के बारे में, लेकिन अब बातचीत को हम शुरू करते हैं। तो गीत भाई, स्वागत है आपका सबसे पहले। बहुत, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अनूप जी। इतनी सारी बातें, इतने प्यार बातें जो भी हैं, उनके पीछे जो आपका प्यार झलक रहा है, वो मुझे बहुत गदगद किए, अभिभूत किए दे रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो गीत भाई शुरू करते हैं हम थोड़ा-सा आपके बारे में जानने की। तो 2 बातें जो मुझे लगीं, एक बात तो ये कि आपने जो अपनी पहली कविता जो लिखी थी 13 बरस की उम्र में, एक बाल कविता मेरे ख़्याल से, तो उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे कि वो कैसे कैसे शुरू हुई, वो ये शुरुआत, ये जो यात्रा है आपकी जो अभी तक चल रही है। और दूसरी बात जो मुझे आपके बारे में जानने को जो थोड़ी मुझे अलग सी लगी, वो ये कि अक्सर लोग अ, छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन आपकी जो यात्रा है वो थोड़ी उल्टी रही कि आपका प्रारंभिक जीवन जो रहा वो मुंबई में बीता, वहीं आपका जन्म हुआ और उसके बाद आप पहुँचे भोपाल। तो भोपाल भी बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन एक बड़े शहर से छोटे शहर की यात्रा और वो आपकी जो पहली कविता, उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए। अनूप जी, वो दरअसल 13 साल की उम्र में लिखी गई कहानी थी, बच्चों की कहानी। अच्छा, अच्छा। मैं अब मुझे वो पूरी तरह से ये नहीं याद है कि मैंने उसे लिखा कैसे था, लेकिन ना उसके बाद की प्रक्रिया मुझे याद है कि एक सादे पुलिस के पेपर पर 2 या 3 पेजेज़ में आई थी वो कहानी। मैंने बहुत सुंदर हस्ताक्षरों में लिख कर के उसे टिंकल मैगज़ीन आती थी। निकल पत्रिका। हाँ, और उसके संपादक थे अंकल पै, अनंत पै संपादक थे, सब अंकल पै कहा करते थे उनको। और मेरी पसंदीदा पत्रिका थी वो, खूब कहानियाँ, कॉमिक्स,
शिकारी शंभू, सुप्पंदी, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे उसमें। मैंने अंकल पै को वो भेज दी और भेज के भूल गया। और 6-7 महीने बाद तब मैं 9th क्लास में था। क्लास में बैठा हुआ था और बीच में छुट्टी या लंच वगैरह के दौरान पीछे के किसी बच्चे ने पत्रिका का पन्ना दिखा करके पूछा, ये वाले गीत चतुर्वेदी तुम ही हो क्या? तब मुझे पता चला कि अरे ये कहानी छप के आ गई। तब तक मुझे यही नहीं पता था कि कहानी छपी है क्या। फटाफट हम गए बाजार में, हम लोगों ने 2-3 कॉपीज उसकी खरीदी और वहां से शुरू हुआ लिखने पढ़ने की दुनिया में दिलचस्पी। और एक तरह का वो ना, छोटी सी 13 साल की उम्र में जब आपकी कोई रचना प्रकाशित हो जाती है तो एक खास किस्म का विश्वास आपको अपने ऊपर विकसित होने लगता है कि हाँ, भाषा के साथ आपका एक रचनात्मक संबंध है, या आप इस इन शब्दों के भीतर आप अपने लिए एक घर की खोज, घर की तलाश कर सकते हैं। वहां से शुरुआत हुई दरअसल। और फिर पढ़ना पढ़ना जो है वो क्योंकि तुरंत उसी समय तो ऐसा तो था नहीं कि अब तुम लिखने लग जाएंगे, लेकिन वहां से पढ़ना बहुत तेज से शुरू हुआ कि दिलचस्पियां बहुत बढ़ गई। तो कभी आपको लगा, कब कब आपको लगा कि मुझे एक तरह से पूर्णकालीन लेखक बनना है? ये क्या बोला उसी उसी समय हो गई थी अनुभूति, या कुछ कुछ और बनने की इच्छा रही आपकी ज़िंदगी में, लेकिन लेखक बने आप? पता है, उस समय तो ना मैं बहुत सारी चीजें बनना चाहता था। 12-13 की उम्र में जो है ना, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। जैसे हर भारतीय बच्चे का सपना होता है कि वो क्रिकेटर बने। उसी समय के आसपास सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, तो सचिन को भगवान तो बाद में भारत वालों ने घोषित किया। हमारी जनरेशन के लिए तो वो 1989 से ही भगवान था। हम लोग उसको इस तरह से देखा करते थे। पहला सपना क्रिकेटर बनने का था, बहुत जल्द पता चल गया कि ये हमारे लिए नहीं है। दूसरा सपना जो था वो रॉक म्यूजिक और रॉक सिंगर बनने का था, क्योंकि मैं अपना खुद का रॉक बैंड बनाना चाहता था। बहुत सारे गाने लिखता था, गाने कंपोज करता था, हम गिटार पे काम करते थे हम लोग। खैर, लिखने में जब मेरी दिलचस्पी हुई 15-16 साल की उम्र में, ये एहसास होने लगा कि नहीं, यही एक जगह है जहाँ पे मैं बहुत तसल्ली और आराम और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि घर जैसा महसूस करता हूँ, वह भाषा और शब्दों के बीच। 16 और 17 इसी के दरमियानी कोई एक दिन रहा होगा जब मैंने अपने आप ये कह दिया कि कुछ सिर्फ लेखक बनना है, क्योंकि बहुत इसके अलावा मैं कोई और काम ढंग से नहीं कर सकता। मैं तमाम बढ़िया। चीजें सोचते हुए भी सिर्फ और सिर्फ लेखन पे ध्यान देने लगा था। बहुत अच्छे। तो क्रिकेट और रॉक म्यूज़िक का तो नुकसान हुआ, लेकिन साहित्य का ज़रूर फ़ायदा हो गया, ये कहूँगा मैं। तो यहाँ पर जैसे एक कभी कभी बात, मैं गंभीर मुद्दे की तरफ बढ़ना चाहूँगा, और वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा गीत भाई, कि और आपने तो साहित्य को जिया है। तो मेरा ये सवाल है, थोड़ा-सा एक डायरेक्ट सवाल मैं करना चाहूँगा कि पूर्णकालीन लेखन कितना संभव है, कितना व्यावहारिक है भारतीय परिप्रेक्ष्य में? उस कि समय कोई तो मैं आदमी। पूर्णकालिक उस समय तो पूर्णकालिक लेखन कर नहीं रहा था, कॉलेज के साथ में जी, कर रहा जी, था, जी, जी, पढ़ रहा था, साथ-साथ में लिख रहा था, बाद में पार्ट टाइम नौकरियाँ की और उसके बाद मैंने फुल टाइम जर्नलिज़्म करना शुरू कर दिया था। जी, जी, 19-20 साल की उम्र में मैंने जर्नलिज़्म शुरू जी, कर जी। दिया था। हाँ, तो लेकिन जी, वही कि मैं रहता मुंबई में था। मुंबई में हिंदी को लेकर के कोई बहुत उतना उत्साहवर्धक माहौल था नहीं। हिंदी जर्नलिज़्म को लेकर के भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी संभावनाएँ थी नहीं, या मुझे लगती थी कि मेरे लिए नहीं है। मैंने जर्नलिज़्म पत्रकारिता करने के लिए मुंबई छोड़ कर के इंदौर आया मैं। दैनिक जी, भास्कर इंदौर से निकलता था, इंदौर में मैंने जॉइन किया। फिर मैं दैनिक भास्कर के साथ लंबे समय तक रहा और उस अखबार में मैंने बहुत सारी जगहों पे नौकरी, इंदौर से लेकर के जी, चंडीगढ़, जलंधर, पंजाब, पानीपत, करनाल, जयपुर, नोएडा। मैं उत्तर भारत में काफ़ी कुछ घूमा। 12-14 वर्षों तक मैं सिर्फ घूमता रहा अलग-अलग शहरों में। तबादले होते थे, काम करते थे। अंत में भोपाल में आके टिक गया और जी, भोपाल आकर के मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया घूमना-घामना, मुझे लेखन को ज़्यादा समय देना है। मैंने नौकरी की, फिर जी। तो पूर्णकालिक लेखन शुरू।
हाँ, तो वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूँगा कि कितना व्यावहारिक है और कितना बिल्कुल, संभव है और बिल्कुल किस व्याव व्यावहारिक बिल्कुल है, व्यावहारिक नहीं है, ये बहुत नहीं है। मुश्किल है हाँ, ये, जी, जी, बहुत जी। मुश्किल है वो, क्योंकि हिंदी में अभी तक उतना बढ़िया माहौल या वैसा, ख़ास शब्दों में कहें तो वैसा बाज़ार अभी तक नहीं बन पाया जी, है जी, कि एक लेखक अपनी चीज़ें जी, हिंदी के बाज़ार में भेज करके जी, और अपना जी, जीवन यापन कर सके। जी, तब उसको सपोर्ट लेना होगा, या तो बॉलीवुड से करे वो, जी, बॉलीवुड का जी, सपोर्ट लेना होगा, या फिर पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता, फ्रीलांस का सपोर्ट लेना होगा। इस तरह के अलग-अलग तरीके के सपोर्ट है, बहुत। तो एक तरह से दुर्भाग्य ही कहा जाए इसे, राइट, कि संभव नहीं है कि आप बिल्कुल, पूर्णकालीन आप उसको दे सकें, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ जो अमेरिका में, और आप तो जानते ही हैं, पढ़ते ही हैं कि यहाँ पर तो संभव है पूरी तरह से, मतलब पूर्णकालीन लेखक जो हैं बरसों शोध करते हैं एक उपन्यास को लिखने के लिए, और उनके लिए संभव है क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब वो उपन्यास प्रकाशित होगा तो उन्होंने जो बरस लगाए हैं उसकी शोध में, उसका उन्हें मिल मिल पाएगा समुचित, बिल्कुल। तो वहाँ लेकिन अमेरिका में तो फिर भी एक बहुत सुंदर चीज़ है कि ये चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, और अमेरिका में कई संस्थाएँ भी हैं, कि आप तो जानते हैं कि वहाँ पर जी, मैकार्थर फेलोशिप मिलती है, एक अमेरिकन राइटर्स को मिलती है, जो अमेरिका के निवासी हैं। जी, जी, उन लोगों को मैकार्थर हर साल साहित्य, सिनेमा, पेंटिंग और विभिन्न कलाओं में लगभग 50-60 या शायद 100 लोगों को मैकार्थर फेलोशिप दी जाती है, और फेलोशिप जी, की जो रकम है वो करोड़ों में, ये भारतीय करेंसी जी, अगर देखा जी, जाए। जी, तो अमेरिका में या यूरोप में या यूरोप के कुछ देशों में लेखकों और कलाकारों को सांस्थानिक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जी, जी, कई जी, संस्थाएँ हैं जो जी, उन्हें जी, सपोर्ट करती हैं। जैसे जी, अभी अमेरिका में ही अगर कोई साहित्य को लेकर कोई काम करना चाहता है, तो वहाँ पे एनईए है, नेशनल एंडोमेंट ऑफ आर्ट्स है ना? अच्छा, इंग्लैंड में कुछ करना चाहते हैं, आर्ट काउंसिल इंग्लैंड है, जो कि बाकायदा सहयोग देती है। मैंने तो कई सारे विदेशी प्रकाशकों को, खासकर अंग्रेजी में काम करने वाले प्रकाशकों को देखा है, उनके कैटलॉग में लिखा हुआ रहता है कि हमें आर्ट काउंसिल ने सहयोग किया, आर्ट काउंसिल ऑफ न्यूयॉर्क जी, ने जी, सहयोग जी, किया, जी, आर्ट काउंसिल ऑफ शिकागो ने सहयोग किया है। उनकी तरफ से उनको अनुदान मिलता है। तो न केवल प्रकाशकों को, बल्कि लेखकों को भी इस तरह की मदद जी, जी, मिलती है। जी, जब जी, अगर इस तरह का एक सपोर्ट मिलता है, तो मिलता है। काम अच्छा, करना उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जी, जी, ज़्यादा। क्योंकि वही बात है कि आप अगर 10 से 5 की नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद आप लेखन कर रहे हैं, तो कितना बिल्कुल, संभव है? बहुत बहुत बिल्कुल। मुश्किल काम है ये। और ये हम लोगों के जीवन में ऐसा हो जाता है अनूप जी, कि राइटिंग हमारे लिए पार्ट टाइम काम बन जाती है। जी, जी, डे जी, जी, डे जॉब हम कुछ और कर रहे होते हैं, बाद में घर में जी, आकर के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बहुत ज़िद्दी है अगर व्यक्ति तो 6 घंटा, जी, इससे जी, ज़्यादा वो, जी, लेकिन डे जी, जॉब के बाद जी, कभी-कभी अनूप जी मैं सोचता हूँ इसमें कि क्या सचिन तेंदुलकर डे जॉब करके महान करके क्रिकेटर इतने बन पाता? बड़ा क्या जी, जी, क्या क्या रोजर जी, फेडरर डे जॉब करके महान जी, टेनिस स्टार जी, बन जी, पाता? या छन्नूलाल मिश्रा एक नौकरी करते हुए इतने बड़े करके गायक बन पाते? जी, 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 राइटर्स के साथ दिक्कत ये है कि जी, उनकी बहुत सारी ऊर्जा वो जीवन यापन की के सुविधाओं और लिए जीवन यापन बिल्कुल, के, बिल्कुल। मतलब वो जो होते हैं ना कि बिल्कुल, बिल्कुल। या वो और रोजगार। वही लोग जो 10 से 5 की नौकरी के बाद भी जो विश्व स्तरीय साहित्य दे सके, तो वो मैं कहूँगा कि उन्हें एक एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाना हाँ, चाहिए हाँ, हाँ। कि उसके उन बाद, और अगर वो नहीं करना होता उन्हें 10 से 5 की नौकरी, तो वो कितना और अधिक कर सकते थे। मतलब ये भी सोचने वाली बात है। उनको उनके लिए एक अतिरिक्त पुरस्कार की शुरुआत अतिरिक्त करनी करनी चाहिए। चाहिए। जी, 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 जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा और आपके विचार में जानना चाहूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि जीवन यापन संभव नहीं है, इसका मेरे ख़्याल से एक बड़ा कारण ये भी है कि हम लोग किताबें नहीं खरीदते हैं। पहली बात तो हम पढ़ते ही ज़्यादा नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं वो भी किताब नहीं खरीदते हैं। तो जब तक लोग किताब नहीं खरीदेंगे तब तक लेखक कैसे अपने लेखन को जीवन यापन का साधन बना सकता है? तो यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हम कैसे उसको बढ़ाया जाए कि लोगों की किताबों के प्रति रुचि पैदा हो, वो किताबें खरीदें, जिससे कि लेखकों को उनको जो मिलना चाहिए, वो ड्यू मिल सके। तो उसके लिए कुछ आप
मैंने इस चीज़ को तो बरसों से देखा है, भारत में यहाँ पर देखा है। एक जो तरीका हम लोग और हमारे जैसे बहुत सारे मित्र अपनाते हैं, वो है किताबों के बारे में लगातार बात करते हैं। बात करना। जी, जब किताबों के बारे में लगातार जैसे 10 लोगों के बीच बैठकर एक फ़िल्म के बारे में बात की जाए, तो 10 में से 5 लोग जो हैं जुगाड़ लगा लेते हैं, उस फ़िल्म को देख के आते हैं। कहीं न कहीं से देख लेते हैं। जी, उसी जी, जी। तरह जब लोगों के बीच हम किताबों के बारे में, जी, किताबों जी, से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में लगातार बात करते रहेंगे, तो एक उत्सुकता का माहौल बनता है जी, और सब लोग पढ़ना शुरू करते जी, हैं। और दूसरी एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली हमें फ़ॉलो करनी चाहिए। और मैं तो ख़ासकर नए लेखकों को सलाह में भी कहता हूँ कि अपनी किताबें आप मुफ़्त में देना बंद। मैंने देखा है, हुँ, हुँ। तो मेरा जी, पहला कविता संग्रह 2010 में आया था, तो मुझे कई सारे सीनियर राइटर्स ने सलाह दी, क्योंकि वो अपने जीवन में यही करते आए थे। उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम प्रकाशक से 100 या 200 कॉपी माँग लो जी, और जी, वो जी, 100 या 200 कॉपी माँग क्या लो मतलब खरीद लो। तुम खुद खरीद खरीद लो और उन्हें जो है हिंदी की विभिन्न पत्रिकाओं को भेज दो, वरिष्ठ लेखकों को भेज दो, क्योंकि अगर तुम नहीं भेजोगे, तो वो तुम्हारी किताब खरीद के खरीद पढ़ने वाले तो हैं नहीं और अगर जी, जब खरीद के पढ़ेंगे नहीं, तो तुम्हारे बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी चर्चा हो उन लोगों के बीच, तो अपनी किताब खुद भेजो उन तक। मैंने ये चीज़ कभी नहीं, मैंने कहा चलो बहुत मुझे नहीं, कोई बड़ा दिक्कत नहीं अफ़सोस होता है कि लोग मल्टीप्लेक्स में ₹700 का टिकट देकर एक बेहुदा-सी, घटिया-सी फ़िल्म जो 3 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, वो देने को तैयार हैं। लेकिन वो ₹300 की किताब खरीद खरीद कर पढ़ने को तैयार नहीं है, जो उन्हें बार-बार आनंद देगी। क्या तो ये करें बहुत वो बड़ा दुर्भाग्य सा ही है एक तरह से। और और यही कारण है कि यू नो देखिए एक तो बहुत दिलचस्प बात मैं ये बताऊँ कि हमारे जो आस-पास के मित्रगण हैं और हम लोगों के मित्रों का अगर आप एक शहर में रह रहे हैं लंबे समय तक, तो आपके मित्रों का दायरा बड़ा भी हो जाता है। और कई तो ऐसे हैं कि जो इस बात को बड़ा अपमानजनक महसूस करते हैं, कि मुझे तुम्हारी किताब खरीद के पढ़नी खरीदनी पड़ेगी। पड़ेगी। जी, जी। उनको ये लगता है कि अरे! खरीदूँ क्यों मैं? तुम तो मेरे दोस्त मित्र हो, तो मुझे किताब तोहफ़े में दो। खैर, आप किताबें तोहफ़े में देते भी जी, हैं, जी, लेकिन तब मैं ऐसा करता हूँ फिर जब दूसरों की किताबें तोहफ़े में जी। अपनी दूसरों की किताब मेरे प्रिय लेखकों की किताब मैं तोहफ़े में भिजवा देता हूँ कि आप इसको पढ़िए, मुझे ये पसंद है, बाकी आप चलिए, तो यहाँ पर एक बात मेरे दिमाग में जो आती है वो है कि और ये सब बातें जुड़ी हुई हैं आपस में कि जो लेखक की जो इमेज हम लोगों ने बनाई हुई है पुराने समय से कि एक वो फटा हुआ कुर्ता और एक झोला लिए वो मुझे याद आ रही है प्रेमचंद जी की एक बहुत फेमस तस्वीर है जिस पे परसाई जी ने एक लेख भी लिखा है। तो हमें थोड़ा-सा वो भी शायद बदलने की कोशिश करनी चाहिए, एक लेखक की जो इमेज हम लोगों ने बनाई हुई है। मैं अगर कहूँ कि साहित्य को थोड़ा-सा अगर फैशनेबल बनाया जाए या थोड़ा-सा कूल बनाया जाए, जिससे कि नई नई युवा पीढ़ी जो है, वो उससे कुछ जुड़ सके। तो इस बारे में आपने कुछ प्रयत्न किए हैं इस विषय में और कुछ नए मीडिया भी तरीके भी आए हैं साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो उसके बारे में कुछ आपके मैं तो इस तरह की चीज़ें अमूमन करता हूँ। मैंने कहा ना मुख्य चीज़ एक ये है कि जो काम हम कर रहे हैं, उस काम के बारे में थोड़ी ऊँचाई से, अच्छाई से बात करें। जी, जब हम उस काम के बारे में अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो ये एक अच्छी-सी छवि भी बनती है। जैसे जी, प्रेमचंद की बात जैसे ही हमारे ध्यान में आती है, क्योंकि परसाई जी ने एक बड़ा मशहूर निबंध लिखा, उनकी वो जी, जी, तस्वीर बड़ी बड़ी चर्चित तस्वीर है। इससे प्रेमचंद की बात सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जी, एक ख़ास किस्म की निर्धनता उनके पास थी। लेकिन हिंदी में तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, ख़ासकर कमल किशोर गोयनका ने बहुत जी, जोश से उनका बताया उन्होंने कि प्रेमचंद उतने असहाय और निर्धन नहीं नहीं थे। थे। जी, 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 1934-35 के ज़माने में वो 700 या 800 रुपए प्रति माह की फीस दिया करते जी, थे। जी, जी, तो वो उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम। जी, तो ख़ैर इन जी, सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें भी बताई जाएँ। जैसे मोहन राकेश बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़ा नाटकों की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, नई कहानी का बहुत बड़ा हस्ताक्षर। उनकी डायरी अगर पढ़ी जाए, उनके पत्रों को अगर पढ़ा जाए तो पता चलता था हर नई कहानी लिखने के लिए वो शिमला के किसी होटल में जाके रहने लगे।
वो अफोर्ड कर, जी इस जी तरह बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते थे, बहुत जी सारे लोग नहीं कर सकते थे। तो जैसे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में कुछ संपन्न होते हैं, कुछ विपन्न होते हैं, खासकर मध्यवर्गीय कलाओं, लेखन में भी वो, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करके एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश, काम की एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश ज़रूर करें। जी जी। तो यहाँ पर फिर बातचीत शुरू करते हैं हम नए लेखकों के बारे में। हाँ, तो आप तो अधिक जानते होंगे, लेकिन जहाँ तक मैं पढ़ता रहता हूँ अपने आप को, एक नई पहुँच सी आई है नए लेखकों की, जिनमें एक नया तेवर है, एक नया अंदाज़ है और थोड़ा पुरानी लीक से हटकर नए लिखने का आज की ज़िंदगी से जुड़ा लेखन जिसको मैं कहूँगा। तो उसमें आप भी उसमें पढ़ते रहते हैं और मुझे मालूम है, तो उसमें उसके बारे में कुछ बताइए और अपने कुछ प्रिय नए लेखकों के नाम हमें बताइए, जिन्हें हमारे पाठक और सुनने वाले पढ़ सकें, देख सकें। ये जो नए आज के लेखक हैं, उनमें एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है कि वो बेहद बिंदास, बेधड़क, हुँ। बेखौफ है। जैसे नदी होती है, उसमें कोई बाधा जी, लगाना जी। मुश्किल होता है, अगर बाधा लगाएँ भी तो तोड़-फोड़ के चले जाते हैं, और उसी तरह ये नए लेखक हैं। ये किसी की सुनते-वुनते हैं, जो उनको मन में आ गया वो करते हैं। कई बार वो सही होता है, कई बार वो गलत होता है, इसमें एक एडवेंचर, कुछ नयापन आता है। नया और युवा का मतलब ही यही होता है कि अपने से पहले वालों को मत देखो, अपने से पहले वालों की कम से कम सुनो। तो अपनी उस परिभाषा के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, पता है, क्योंकि ये जो नई राइटिंग है, नए लोगों के बीच से निकल कर के आ रही है, ये एक साथ दोनों तीनों चीज़ों को देख रही है। ये प्रिंट का माहौल भी देख रही है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का माहौल भी देख रही है, और उनके हिसाब से ना अपने लेखन और क्या कहते हैं, जीवन को जी, देखने का नज़रिया, अ, जी। भाषा के साथ व्यवहार करने का तरीका, इन सब चीज़ों को बहुत बदल रहा है, और ख़ासकर भाषाई व्यवहार तो बहुत बदल रहा है। हिंदी एक, मतलब इसे दोनों तरह से कहा जा सकता है। मैं इसे सकारात्मक भाव से कहता हूँ कि हिंदी बेहद डायनामिक है, और 100 साल पहले की, यानी 1922, 1925 में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, पांडे, बेचन शर्मा उग्र इस तरह की हिंदी लिख रहे थे, 2021, 2019 के लेखक वैसी हिंदी नहीं लिखते हैं। हिंदी पूरी तरह बदल चुकी है। अंग्रेजी उस हिसाब से नहीं बदली है। हम देखें तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 1912, 1915 का जेम्स जॉयस और 2012 की निकोल फ्रॉस्ट, उनकी भाषा में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होता है, लेकिन हिंदी में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। क्रियाओं का और क्या कहते हैं, शब्दों का अंतर बहुत है। जैसे पुराने प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ पढ़ें, तो उसमें जो है आत्मा पुल्लिंग शब्द की तरह प्रयुक्त होता था। उसका आत्मा, क्योंकि हुँ, हुँ। संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग होता है, लेकिन आज जी, 100 साल बाद हमारे यहाँ आत्मा स्त्रीलिंग होती है। इस तरह बहुत सारे हिंदी में परिवर्तन आए। ये परिवर्तन अंग्रेजी के संयोग के साथ, ये परिवर्तन अब हिंदी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक बिल्कुल एक अलग छटा, एक अलग स्वाद, रंग, फ्लेवर दे रहा है नए लेखकों को। और पसंदीदा लेखकों की बात अगर करें नई पीढ़ी में, तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं तो इतना भुलक्कड़ आदमी हूँ, नाम भूल जाता हूँ। एक का बोलूँगा और 4 का भूल जाऊँगा। वो तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी राइटिंग हिंदी में हो रही है इस समय, और मैं बहुत आशान्वित रहता हूँ उसको लेकर। और खुशी की बात है कि उनका एक पाठक वर्ग भी बन रहा है, एक नया पाठक वर्ग। जो नए लेखक हैं, उनकी एक रीडरशिप जो है, एक नहीं, अच्छी। कई बार तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो नए लेखकों ने जो रीडरशिप, हर तरह के नए लेखक, यानी इंटरनेट पर भी और पत्रिकाओं में, और चूँकि हिंदी जो है अब इतनी फैल गई है, इतनी बड़ी भाषा हो गई है कि हर पॉकेट के अपने राइटर्स हो गए। बिहार, उत्तर प्रदेश पॉकेट के कुछ अपने राइटर्स हैं, राजस्थान साइड के कुछ अपने राइटर्स हैं, मध्य प्रदेश के कुछ अपने राइटर्स हैं। तो हिंदी की राइटिंग जो है ना इस समय एग्ज़ैक्टली तो थोड़ा पॉकेट्स में भी बँटी हुई है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। इन सब ने मिल कर के विस्तार बहुत किया साथ है। दिया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। पाठक संख्या और पठनीयता बहुत विस्तार। विस्तार हुआ है।
बहुत बहुत सही बात है। चलिए, तो गीत भाई, एक जो आपका जो पहलू है आपके व्यक्तित्व का, वो है कि जो आपने, मैंने जैसे शुरू में कहा, एक जो गहन अध्ययन किया है आपने, विशेषकर विदेशी साहित्य का। तो उसके बारे में कुछ बातचीत करें कि उसकी कैसे आपको कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आप बढ़े? और उसके बाद फिर एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य में थोड़ा-सा तुलनात्मक अध्ययन कि चलिए, आप पहले आपसे सुनना चाहेंगे, फिर मैं आपसे एक सवाल और। ये ना ये जो पढ़ने की और ख़ास करके खूब सारा पढ़ने की शुरुआत है, वो कविता लिखने के साथ ही शुरू हो गई थी। 17 साल की उम्र में मेरी पहली कविता, जो बड़ों की कविता या साहित्यिक कविता जिसे कहते हैं, वो प्रकाशित हुई और सीधे जनसत्ता में प्रकाशित हुई। और उसके बाद सारी जितनी की सारी अच्छी पत्रिकाएँ थी, पहल, समकालीन भारतीय साहित्य, वागड़, उस ज़माने की सब बेहद चर्चित पत्रिकाएँ थी, यहाँ पर मेरा 20 की उम्र तक 17 से 20 की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते मेरी बहुत सारी कविताएँ छप गई और हर तरफ से वरिष्ठ लेखकों, सीनियर लेखकों, दूसरे पाठकों, इन सब लोगों ने बहुत प्यार और समर्थन देना। ये चाहते थे कि मेरी किताब तुरंत आ जाए 20 की उम्र में। तो मैंने मैं मुंबई में रहता था और फ्लोरा फाउंटेन, काला घोड़ा, ये जो पूरी फुटपाथ है, पट्टी है, वहाँ पे ना दोनों तरफ उस ज़माने में सेकंड हैंड किताबें, तो मुझे वहाँ साहित्य और ख़ास करके विश्व साहित्य, विदेशी साहित्य प्रचुर मिलने लगा। वहाँ पत्रिकाएँ मिलने लगी, पेरिस रिव्यू वहाँ मुझे मिलने लगे। वहाँ मुझे वर्ल्ड लिटरेचर टुडे और ग्रांटा के पुराने अंक मिलने लगे। सारी चीज़ें मैंने पढ़ना और तब अपनी रचनात्मकता के प्रति मैं एक गहरे असंतोष से भर गया। मुझे लगा कि दुनिया में जिस तरह का साहित्य लिखा जा रहा है, मैं हिंदी के एक कवि के रूप में उसके नज़दीक भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। तो ये मेरी अपनी ख़ामी, मुझे क्या करना चाहिए? इस असंतोष से बाहर निकलने के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करने के लिए मुझे लिखना बंद करना चाहिए। तो अगले 6 साल तक मैंने लिखना बंद कर, एक फैसला मैंने बेहद कठोर अपने लिए लिया कि 20 की उम्र में मैं अब लिखना बंद करूँगा। उसकी जगह मैं जापान से लेकर के अमेरिका तक और नॉर्वे से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक जितने लेखक महान माने गए हैं, जितनी रचनाओं को महान माना गया है, कोशिश करूँगा कि उनमें से अधिकांश का अध्ययन करूँ और उससे अपने लिए कुछ सीख हासिल करूँ। तो मैंने बाकायदा अगले 6-7 साल तक इन सब चीज़ों का, इस तरह की किताबों का अध्ययन करा। अपने लिए एक पूरी डायरी बनाई, लिस्ट बनाई, कौन-सी चीज़ मुझे सीखनी है, कौन-सी चीज़ मुझे छोड़, पढ़ाई, विश्व साहित्य, वो इस तरह से दरअसल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर फिर मेरा सवाल होगा कि आपने तो विदेशी साहित्य को पढ़ा है और ऑफ कोर्स हिंदी साहित्य को तो पढ़ा ही है। तो इनको आप कैसे, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करने को, टिप्पणी करने को कहा जाए, तो हिंदी के जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, उसको आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर तुलना करें, तो उनमें से कैसे आप उसको रखेंगे, हिंदी साहित्य को? ये तुलना बहुत मुश्किल है। कई बार जोश में हम लोग कह देते हैं, क्या तो हिंदी का साहित्य अच्छा नहीं है, हिंदी का साहित्य अच्छा है। कई बार हम बहुत अतिरिक्त प्रेम में कह देते हैं कि नहीं, हिंदी सर्वश्रेष्ठ बहुत अच्छी है, बाहर वाले उसको भावनात्मक उससे अगर ऊपर उठ के आप उसको अगर परखें, तो आपका क्या? एक 2-3 चीज़ें बहुत साफ तौर पे दिखाई देती हैं कि इस तरह की तुलना हम कर नहीं पाएँगे। दूसरी चीज़ ये दिखाई देती है कि अगर तुलना करने बैठेंगे, तो एक चीज़ बहुत निर्ममता के साथ महसूस करेंगे कि हम प्रयोग करने, हुँ, हुँ। इनिशिएट करने, पहल करने में पश्चिम के, हम चाहते तो काफ़ी प्रयोग कर सकते थे, किंतु हम बौद्धिक नेतृत्व करने की बजाय बौद्धिक अनुसरण करते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम एक उपनिवेश थे, लंबे समय तक उपनिवेश थे, जिस कारण हमारे भीतर अनुसरण का भाव रहता ही है। कुल मिला-जुला कर के ये कह सकते हैं कि अगर हम पूरी तरह अनुसरण करने की बजाय अपनी प्राचीन परंपराओं का पुनराविष्कार करते हुए बहुत अच्छी। आधुनिक यूरोप की चीजों के साथ उसका मिश्रण
सही मिश्रण बनाते तो हम कहीं बेहतर, कहीं बड़ा साहित्य रच पाते। लेकिन अभी हम वैसा कर नहीं पाते। बहुत बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे। ये करना क्योंकि हमारा रिश्ता, हमने ना एक देश के तौर पर, एक भाषा के तौर पर अपनी प्राचीन चीज़ों के साथ रिश्ता तोड़ दिया या बहुत कम कर दिया था। हम बहुत ज़्यादा पश्चिम के साथ तुलना करने के चक्कर में हम पश्चिम के अनुगामी बन गए थे। अनुगामी बन करके हम किसी चीज़ पर विजय नहीं पा सकते या किसी चीज़ से आगे नहीं निकल सकते या उसके बराबर नहीं जा सकते। वो नवीनता की कमी हमें इसी कारण हुई कि हमने अपनी परंपरा और हमने अपने प्राचीन भाषिक संपदा को दूर, या उससे खुद को दूर। नहीं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। और यहाँ पर फिर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो एक कारण मेरे ख़्याल में ये भी रहा है कि जो विश्व स्तरीय साहित्य रचा गया है हिंदी में और अन्य भाषाओं में, उसे शायद विश्व में वो स्थान नहीं, कुछ हद तक नहीं मिल पाया, जो उसे मिल सकता था, क्योंकि उसका अनुवाद नहीं हुआ है दूसरी भाषाओं में। ये दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहता था कि टाइमली ट्रांसलेशन, सही जी, समय। अनुवाद तो देखिए हुआ, और अनुवाद होता भी है लोगों का, लेकिन सही समय पे अनुवाद। जैसे मैंने बीच में कहीं मैं पढ़ा था कि प्रेमचंद हिंदी के सबसे बड़े लेखक थे, और अमेरिका में 1969 तक उनकी सिर्फ एक रचना अंग्रेजी में उपलब्ध थी, बिल्कुल, वो थी बिल्कुल। कफन। जी, 1936 में उनका निधन हो जाता है, और अगले 30 साल 35 साल तक अमेरिका में उनकी कोई किताब अंग्रेजी में नहीं आ पाती। जो किताब उनकी भारत में से आई थी 1942 में, 40 में उनके निधन के काफी 6-7 साल बाद आई थी, लेकिन वो वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाई। यदि 1935-36 में ही प्रेमचंद का सही समय पर अनुवाद होकर के विश्व स्तर पर पहुंचे होते, तो वो बहुत, मतलब पूरे भारतीय साहित्य के लिए बहुत अच्छी बात। लेकिन ऐसा नहीं, वो आपने बड़ी सही कहा कि सही समय पर अनुवाद होना, हो और सकता इसका मेरे ख़्याल से एक क्लासिक उदाहरण अगर कहा जाए तो गीतांजलि का अंग्रेजी में सही समय है। पर अनुवाद होना, उसने क्या उसका परिणाम हमें मालूम ही है कि और देखिए एक गीतांजलि, एक टैगोर, भारत में एक टैगोर आया था, कितना उत्साह था। अभी तक उस उत्साह को बंगाली भाषा में महसूस किया जा सकता है। तो अगर एक हिंदी से एक गीतांजलि या हिंदी से एक प्रेमचंद अगर प्रेम। उस स्तर पर पहुँचते, कितना बड़ा मोटिवेशन, कितनी प्रेरणा पूरी भाषा को मिले। या उर्दू से कोई पहुँचता, या तमिल से कोई पहुँचता, या गुजराती से कोई पहुँचता। ये तो सिर्फ हिंदी की बात नहीं है ना। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, कोई दूसरा लेखक ऐसा नहीं है टैगोर के बाद जो उतनी ऊंचाई पर पहुंचा हो दुनिया बिल्कुल, में। बिल्कुल। कहीं ना कहीं टाइमली अनुवाद, सही समय पर होने वाला अनुवाद एक बड़ा मुद्दा है, वो होता नहीं हम लोगों और उसके लिए भी सजग प्रयास की ज़रूरत है, ये अपने आप नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ संस्थाएँ हों, सरकारी संस्थाएँ हों जो इसमें सहयोग दें, है ना? क्योंकि में। तो ये बहुत अनुवाद। जरूरी है। जी, देखिए जी, अभी एक चीज आपको बताऊं, मैं पिछले 15 वर्षों में देखिए, 15-16 वर्षों में देखिए, जो विश्व साहित्य का जो पूरा परिदृश्य है, उसमें दक्षिण कोरिया का साहित्य बहुत तेजी से आ रहा है। जैसे हान कांग को जो है 4 साल 5 साल पहले मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला, वेजिटेरियन को। उसके आसपास जो बहुत सारी दक्षिण कोरियाई लेखक और उनकी भाषा के साहित्यकार विदेशों में आए, हमारी भाषाओं में आए। क्यों? क्योंकि अचानक कोरिया की सरकार ने जो है अपनी साहित्य को विकसित करने के लिए सांस्थानिक प्रयास भी शुरू कर दिए। उन्होंने विदेशी प्रकाशकों के साथ तालमेल बना करके अपनी रचनाओं का अनुवाद बाहर भिजवाना शुरू किया। इससे क्या एक 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 जागरूकता फैल जाती है। जी, जी, जी। हमारे यहाँ भी बहुत कमाल की चीजें लिखी गई हैं, हमारे यहाँ निराला हुए हैं, हमारे यहाँ बोध हुए हैं, हमारे यहाँ रघुवीर सहाय हुए हैं, हमारे यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, हमारे पास निर्मल वर्मा अज्ञेय हुए हैं। तो अगर 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 सही समय पे ये सब चीजें ये बाहर जाते, तो शायद हम एक बेहतर माहौल बनाते। चलिए, तो चलिए अब थोड़ी बात करते हैं आपके पसंदीदा विदेशी लेखक जो आपने आपने तो बहुत से पढ़े हैं, तो ज़रा 2-4 नाम हमें अपने मुझे पाठकों।
मुझे जो है अर्जेंटीना के जो लेखक हैं होर्हे लुइस बोर्हेस, जी, जी। वो बहुत बहुत पसंद है वो। 1986 में उनका निधन हुआ, जिस समय वो मरे तब वो वही 87-88 साल के थे। और उन्होंने वो नेत्रहीन हो गए थे 30-32 की उम्र के बाद। तो 30-32 की उम्र तक तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने लिखी वो किसी न किसी को डिक्टेट करवाई। तो उसका आकार कम हो गया, क्योंकि डिक्टेट करवाने में आप बहुत लंबी चीज़ें या बहुत बड़ी चीज़ें तो डिक्टेट नहीं करवाते। छोटी, तो उन्होंने ना शॉर्ट स्टोरी में बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कविताओं में बहुत बड़ा काम किया और इस तरह का काम किया कि ये पूरी दुनिया में बोर्हेसियन शैली की राइटिंग प्रसिद्ध है। बोर्हेस मुझे बहुत पसंद है, पाब्लो नेरूदा बहुत पसंद है। दोनों स्पेनिश भाषा के हो गए। जर्मन से मुझे रिल्के की कविताएँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उपन्यासकारों में मुझे ताज़ा में फरहान मामूद बहुत पसंद हैं, मार्केस बहुत पसंद हैं। अंग्रेज़ी भाषा में जो है मुझे जेम्स जॉयस बहुत पसंद हैं। जर्मन फ्रांज काफ्का बहुत पसंद है, फ्रेंच में अल्बेर कामू और जेan पाल सार्tre बहुत पसंद है। तो ये सब लोग मिल कर के एक तरह से मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं। दुनिया भर में एक तरह से देखें तो मेरी फैमिली फैली। चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए अब कुछ ज़रा नए युवा लेखकों की तो बात की, कुछ पुराने हिंदी के लेखकों के अपने प्रिय लेखकों की बात की जाए, जो आपके पसंदीदा रहे। मुझे हिंदी में सबसे अ, मतलब पसंदीदा गद्य लेखक हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी हाँ, रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना, उनको मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। दूसरा गद्य में कृष्णनाथ को मैं बहुत। कृष्णनाथ कृष्णनाथ को। बहुत बहुत ही दार्शनिक थे और उन्होंने यात्रा वृत्तांत खूब लिखे और जी, अभी कुछ बरस पहले ही उनका निधन हुआ। मेरी नज़र में वो हिंदी के अप्रतिम गद्यकारों में हैं, जिनके गद्य में कविता तो एक तरह से बसी हुई है। निर्मल वर्मा की कहानियाँ मुझे पसंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध और उपन्यास मुझे पसंद हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य ज्ञान रंजन की कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी जी, लगती हैं। कवियों में निराला, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण और विष्णु दत्त। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गीत भाई अब ज़रा आपकी आपकी कविताओं की तरफ आया जाए, तो अम, कुछ मिनट हमारे पास हैं अभी और फिर हम चाहेंगे कि कुछ हम श्रोताओं से भी सवाल पूछे उनको मौका दिया जाए। तो पहली बात तो ये कि अगर आप अपनी तरफ से जो मैंने नहीं पूछा हो, आप कुछ बात करना चाहें तो एक आपका समय है ये, जो भी आप कहें। मुझे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं सूझता, लेकिन शुरुआत से जो बात मैं बार-बार कहना चाहता था, वो जी, ये कि भले हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है अनूप जी, लेकिन जी, आपकी उपस्थिति, आपके शब्द और आपकी बातों ने हमेशा मुझे प्रेरित किया है और ये कोई आज की बात नहीं है। ये मुझे याद है 2006-2007 में जब हम लोग ब्लॉग वगैरह की जी, शुरुआत जी, हिंदी में इसी समय लगभग 2007-2008 के आस-पास हुई थी। मुझे याद है आपकी बातें, आपकी कही चीज़ें, वो अपने आप में एक एक मानसिक, एक रचनात्मक, सृजनात्मक माहौल बनाती। बिल्कुल। चलिए। और हमारे मित्रों के बीच में आपके जी, बारे जी, में मुझे हमेशा बहुत अच्छा बहुत लग रहा है आपसे ये सुनकर। हमारे मित्रों के बीच में बहुत-बहुत आपके बारे में हमेशा बातचीत होती रही है, होती रहेगी। धन्यवाद, तो ये धन्यवाद, धन्यवाद गीत भाई। तो चलिए अब आपकी कुछ कविताएँ हो जाएँ और फिर हम बिल्कुल, एकाध कविता बीच में। हाँ, तो एक तो मैं आपके यहाँ ब उसका ज़िक्र करना चाहूँगा, आपकी जो नई किताब उस पार जो आपकी आई हाँ, है, हाँ, हाँ, अ, बिंज पर मैंने उसको देखा था, तो अच्छा प्रयास लग रहा है मुझे वो कि एक नए तरीके से पाठकों का एक वर्ग तैयार कर रहे हैं, एक नए तरीके से पाठकों तक पहुँच रहे हैं उस बहुत माध्यम। अच्छा है। बिंज ऐप जो है वो अपने आप में एक अनुपम पहल है, जी, एक नया प्रयोग है कि जी, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है बहुत सारी किताबें हिंदी भाषा की, नई किताबें जो ओरिजिनली बिंज के लिए लिखी जा रही हैं, वो भी उपलब्ध हैं जी, और पुराना साहित्य, यानी प्रेमचंद से लेकर आचार्य चतुर्वेदी तक और तमाम दूसरे लेखकों के, मेरे ख्याल से उस समय 100 के आस-पास लेखक सब थे और 2 या
मैंने देखी। तो एक बहुत अच्छी पहल है। उस पार उस पर एक प्रेम कथा की तरह, एक रहस्यमयी प्रेम कथा की तरह चल रही है। धारावाहिक रूप में उसको प्रकाशित कर रहे हैं हम, और ये एक अनुग्रह है, अनुकंपा है कि इससे पाठकों का बहुत प्यार मिल रहा है। अपने मेरे ख्याल से लगभग 2.25 लाख पाठकों ने उसे पढ़ लिया है। जी, वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि अब हमारे पास ये जो सोशल मीडिया का जो एक टूल है साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए, उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और वो उसमें उस दिशा में बड़े अच्छे प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। और आप तो खुद कविता कोश की टीम से लंबे समय तक जुड़े रह जी, चुके हैं। इन सब प्रयास तो दरअसल इन सब प्रयासों की शुरुआत आप ही लोगों ने की है। ये तो इधर के लोग तो जो है बस उसको एक तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये उसी तरह का एक है कि एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे सब सब लोग कुछ आएँ, हाँ, सब लोग आएँ, आराम से पढ़ें और निर्द्वंद होकर के पढ़ें, और छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, क्योंकि सब लोग शिकायत करते हैं कि हिंदी की चीज़ बहुत बड़ी होती है, बहुत मोटी होती है। तो छोटे-छोटे कैप्सूल की हुँ। साइज़ में जो है उस और तरह अब आपके पास ये भी बहाना नहीं रहा कि किताब आउट ऑफ प्रिंट है या किताब मेरे शहर में उपलब्ध नहीं है, मेरे बुक स्टोर पे उपलब्ध नहीं है। वो बहाने भी नहीं रहे अब इनकी वजह से। तो जैसे अब तो देखिए किंडल पे हर हिंदी की हर किताब लगभग जो है किंडल पर आ जाती है। तो अगर कहीं नहीं मिल रही, किंडल पे पढ़ सकते हैं, ढूँढ-ढूँढ के पढ़ा जा सकता है। और हम लोग तो ऑफ़िशियली इस बात को बोलते नहीं हैं, लेकिन इंटरनेट पे कम से कम एक चीज़ ये हो गई है, बिना ऑफ़िशियल अनऑफ़िशियली बोल के हुँ, हुँ, बहुत हुँ, सारी हुँ। किताबें पीडीएफ के रूप में भी मिल जाती हाँ। हैं। हम इसको वो बढ़ावा नहीं वो देते हैं, लेकिन हाँ, अगर कोई दुर्लभ किताब आपको किसी बुक शॉप में नहीं मिल रही है और पीडीएफ में मिल जा रही है, तो एक पाठक के रूप में, एक जी, स्वार्थी पाठक के रूप में तो ये फ़ायदे की जी। बात। तो तकनीक का सहारा, तकनीक की बातें बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए गीत भाई अब कुछ कविताएँ आपकी हाँ, हाँ, आप बिल्कुल, मैं 1-2 कविताएँ अपने तमाम दोस्तों के लिए, और इसका पाठ भी जो है, ये आपको समर्पित है आज इस कविता अरे! का पाठ। धन्यवाद, धन्यवाद। 4 वचन, ये कविता है 4-4 पंक्तियों की 3 हिस्से हैं। 4 वचन, खिलाई गई रोटी व दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। खिलाई गई रोटी और दिए गए चुंबन कभी गिने नहीं जाते। पोंछे गए आँसू और चुराई गई नसीहतें बताई नहीं जाती। क्या बात है! भीगी हुई आत्मा को धूप में टांग कर सुखाया नहीं जाता। जिया हुआ प्रेम और सुना गया संगीत लौट के जरूर आता। जिया हुआ बहुत, प्रेम और सुना गया बहुत बहुत लौट। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ वादे कभी पूरे नहीं होंगे, ये जान के भी कर दिए जाते हैं। कुछ पतों का कोई ठिकाना नहीं होता, फिर भी उन्हें खोजा जाता है। वाह! जैसे पहाड़ी के पीछे मोहब्बत की नदी, और नींद के पीछे सपनों का झरना। क्या क्या बिंब है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम पहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो। पहेलियाँ जो जो न जानते हैं उनके लिए, कि पहेलियाँ जो चिड़िया का शिकार करते हैं उनको कहा जाता है। तुम पहेलियों के बुतों पे फूल मत चढ़ाया करो, इससे चिड़ियों के पंख में दर्द बढ़ता है। माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं, देखता सबको है। लेकिन वह अंधा नहीं, अंधा देखता नहीं, सबको है। सबको है। बहुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये मुझे आपकी वेबसाइट से ही जो मैंने जैसा कहा कि जो बहुत कम शब्दों में खूबसूरती से बहुत बड़ी बात कहने की जो कला आप में है, तो वो मैं कुछ उद्धृत करना चाहूँगा कि मोगरे से इसलिए नफ़रत मत करो कि वो गुलाब नहीं है ना? कितनी बड़ी बात कही है आपने। और ये मेरी फ़ेवरेट है कि मैं आधी समझी गई पंक्ति हूँ, अभी आधा काम बाकी है तुम्हारा। बहुत, धन्यवाद। बहुत ये अच्छी। बहुत बहुत पहले की कविता है ये वाली। ये मेरा पहला कविता संग्रह जो था आलाप में गिरा, हाँ, उसमें शामिल थी। और मैंने जब दोबारा कविताएँ लिखनी शुरू की, तब ये वाली कविता। और फिर ये कि जाने देना भी प्रेम है,
लौटे हुए को शामिल करना भी प्रेम है। प्रेम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये दुनिया अब भी रहने लायक है। हाँ, ये अलग ही कविता है। दुनिया पे रहने तमाम तमाम निराशाओं के बीच अभी भी रहने लायक है दुनिया। खासकर ये हम लोगों ने और फिर पेड़ ये से इसका जो अद्भुत बिंब है आपका कि तुम्हारे बिना उतना ही अकेला अकेला हूं जितना एक पैर की चप्पल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर ये कि दो पहाड़ियों को सिर्फ पुल ही नहीं जोड़ते, खाई भी जोड़ती है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे सपनों में यकीन है, बचपन ही मेरा एकमात्र धर्म है। तो बचपन की सहजता बनी रहे, निश्चलता बनी। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब गीत भाई हम देखते हैं अगर कोई श्रोताओं में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे हाँ, तो बिल्कुल। उनका स्वागत है। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। रेखा सेठी मुझे दिखाई दे रही हैं, और ममता त्रिपाठी हमारे न्यू जर्सी में हैं। वंदना वात्सायन को आप जानते ही हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। वंदना नमस्कार, रेखा जी नमस्कार। जी 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 जी। तो स्वागत है। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल अगर आप पूछना चाहें। तो चलिए, सवाल नहीं है श्रोताओं के पास, तो फिर ये बाकी बचा हुआ समय कुछ हम ही ले लेते हैं। तो चलिए अनुवाद के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। जो जैसा मैंने कहा कि मुझे भी बड़ा बुरा लगता है कि हमारी जो विश्व स्तरीय साहित्य है उसे, जैसा आपने कहा कि समय पे अनुवाद नहीं किया गया, उसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ है वो बेहद यू नो वो है। तो अनुवाद की जब बात करते हैं तो आपने कविताओं का भी अनुवाद किया है। तो कविताओं में उसमें जो चुनौतियां हैं अनुवाद की, जैसे कि जहाँ की मुझे पहली बात तो मुझे मुझे जहां तक मेरा समझ है, आपने अक्सर छंद मुक्त कविताओं का अनुवाद किया है, राइट? क्योंकि छंदबद्ध कविताओं का अनुवाद तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो न्याय नहीं हो पाता दोनों के साथ, मतलब कविता की लय के साथ और कविता के अर्थ के साथ में, राइट? तो एक तो वो हाँ, हाँ, बिल्कुल। छंद मुक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा काम छंद मुक्ति में किया है और अनुवाद भी कुछ। जी और जी कई बार मैंने जैसे शेक्सपियर तो छंद में लिखते थे, या कीट्स का बहुत सारा काम छंद में है, ये तो छंद। जी तो जी मैं उनको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह से ढालने की कोशिश करता हूँ कि उनकी छंदबद्ध को जी मुक्त छंद में, उनकी छंदबद्ध रचनाओं को मुक्त छंद में अनुवाद करके कैसे देखा जा सकता है, इसकी जी है। जी। तो मैं जरा कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो वंदना बोल रही हैं कि खुशियों के गुप्तचर से मेरी पसंदीदा कविता आपने जो पढ़ी उसके चार बारे में। जी जी। शुक्रिया। और फिर वो संदीप बोल रहे हैं कि बहेलियों के बुतों पर फूल मत चढ़ाया करो, बहुत अच्छा लगा उन्हें। रेखा सेठी कह रही हैं कि सवाल तो नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर बातचीत के लिए आप दोनों को बधाई। धन्यवाद रेखा। तो चलिए, अब हमारा जो 1 घंटे का समय है वो भी लगभग खत्म हो रहा है। चलिए, अब चलते चलते एक जिसको मैं कहूँगा एक तरह से रैपिड फायर कह लीजिए, कि मैं कुछ एक शब्द मैं कहूँगा, उससे जो भी आपके मन में जो भी विचार, सबसे पहला किताब का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जो भी हो सकता है ना? तो मैं ऐसे ही रैंडमली, मैंने भी कोई तैयार नहीं करी है लिस्ट, लेकिन चलिए तो शुरू करते हैं। प्रेम, पहला शब्द। कालिदास, जैसे प्रेम आता है कवि के रूप में मेरे सामने कालिदास आता है। कालिदास आते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समर्पण।
ट्रिकी किस्म का शब्द ट्रिकी है। किस्म हाँ, की। क्योंकि मुझे माटिल्डा उर्रुतिया जो पाब्लो नेरुदा की पत्नी थी, हाँ, हाँ, हाँ। हालाँकि उनका जो अफ़ेयर और शादी के बाद का जीवन जो है, वो एक समय के बाद जाके बड़ा डगमग डामाडोल हो गया था। लेकिन हुँ, हुँ। समर्पण जैसा शब्द सुन कर के इस समय मेरे दिमाग में साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में पाब्लो नेरुदा की पत्नी माटिल्डा उर्रुतिया का नाम आता है। ठीक है, ठीक है। एक तरफ़ा प्रेम। एक ऐसा प्रेम दांते हाँ, हाँ। तो देखिए ये भी एक है कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ सारे के सारे साहित्यिक संदर्भों के ना, हैं। ना, बिल्कुल, 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 यही बिल्कुल। मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। एक तरफ़ा प्रेम दांते का था। बियाट्रिस ने कभी उनसे प्रणय निवेदन ना तो किया था, ना स्वीकार किया था। दांते एक ही तरफ से प्रेम करते रहे और बियाट्रिस को लिख-लिख के उन्होंने महान बना दिया। जुनून या दीवानगी। जुनून से तो मुझे पाकिस्तान का रॉक बैंड याद आ जाता है जो सयोनी सयोनी जिसने गाना बनाया था, कमाल का गाना था वो, अद्भुत गाना। और दीवानगी जैसा शब्द फिर वो चलिए अब एक मैं पूछता हूँ सबसे पहला ख़्याल जो आपके दिमाग में आए, मैं। न्यूनतम अब सॉरी न्यूनतम न्यूनतम। मैं न्यूनतम कुँवर नारायण जी। अद्भुत महाकवि प्रेमचंद। ने प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रकाश स्तंभ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शरद जोशी। शरद जोशी वो चुटीलापन गुदगुदाहट और निर्मम मतलब चलिए। ऐसी जगह पे उंगली रख देंगे वो कि मतलब हम उसे स्वीकार कर भी ना पाए और ये भी रहेंगे नदी में खड़ा कवि याद आ रहा है मुझे साहिर लुधियानवी। साहिर। हाँ 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 हाँ, शायद मेरा शायद शायर। मेरा अमृता शायद प्रीतम। अमृता अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम एक अलग किस्म की आवाज अलग अच्छा, काश मैंने ये किताब लिखी होती। 100 years of solitude बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लता मंगेशकर। इतने गाने हैं कि कोई एक गाना भी सही से याद नहीं आता नहीं मतलब होता है ना कि आप कई पसंदीदा चीजों में से न चुन पाने की बेबसी लेकिन लता मंगेशकर स्वर कोकिला महानतम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे ना उनका वो तो गाना राजा मेहदी अली खान ने लिखा था वो गाना और वो जो मुझे बड़ा ओ पसंद है वो कठिन वो जो मेरा पसंदीदा है राजा मेहंदी अली खान और मदन मोहन का संगीत। हाँ 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 अ, तो वो अ, लंबी बहर में है वो मैं 1 मिनट आप मुझे दें तो अ, एक तो वही है ख़ैर आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, वो भी यही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन और एक जो है अ, अरे देखिए हुँ। वही मैंने कहा ना कि इससे जी हमें मंज़ूर है नहीं, नहीं, नहीं। तो चलिए, तो एक रेखा सेठी बोल रही हैं कि गीत गीत जी ने विश्व साहित्यकारों पर जो वीडियो बनाए हैं, वो भी अद्भुत हैं। तो वो आपकी वेबसाइट पर हैं, वो मैंने मैंने भी देखे हैं। तो यूट्यूब पर वेबसाइट पर है थैंक यू रेखा जी बहुत शुक्रिया रेखा जी को आप जानते हैं राइट? वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हिंदी की जी हाँ प्रोफ़ेसर हैं। जी, जी, हमारी कई बार बात हुई है जी, जी, जी। चलिए, तो चलिए गीत भाई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए और मैंने अगर जो स्टैंडर्ड सवाल नहीं पूछे आपसे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ कुछ अलग तरह की बातचीत की जाए तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये अद्भुत सेशन हुआ है मतलब वो ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें कुछ बातें आपने सोची नहीं होती हैं और ना जी, सोचने के बाद भी इतनी सुंदर हो जाती हैं वो कि बिल्कुल उस तरह का एहसास है।
बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत और प्रभा खेतान फाउंडेशन का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इतनी एक खूबसूरत श्रृंखला शुरू की है। और विशेषकर हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भारत से बाहर रहकर अगर हम भारत के साहित्यकारों से, अच्छे व्यक्तियों से जुड़ सकें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको, प्रभा खेतान फाउंडेशन को, कैथी जी को, संदीप भुटोरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी और तरफ से। आमंत्रित करना चाहता हूँ कैथी जी को, अगर वो कुछ कहना चाहें, वरना हम लोग अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। Thank you very much, both of you.